हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर आज साथीगण 6 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 5 तक आपने मॉक टेस्ट नंबर जरूर देख चुके होंगे। तो साथीगण आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रार्थना समाज इसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि प्रार्थना समाज बेसिकली 1867 में बम्बई में स्थापित किया गया था। बेसिकली किनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था। जो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज जो बेसिकली 1867 में बॉम्बे में द्वारा जो कि बॉम्बे में स्थापित किया गया था। हमेशा आपके एग्जाम में समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगर साथीगण में ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात करूं तो बेसिकली साथीगण राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना बेसिकली राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। अगर साथीगण मैं बात करूं कि तत्व बोधनी सभा के अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो देवेंद्र नाथ आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि कब हुआ था तो 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना किया गया था। अगर मैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर मैं बात करूं साथीगण तो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो कि स्थापना किया गया था। और अगर मैं बात करूं कि उन्होंने कब किया गया था तो बेसिकली 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगर साथीगण मैं प्रार्थना सभा की स्थापना की बात करूं तो बेसिकली केशव चंद्र के द्वारा 1867 में और साथ ही आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना किया गया था। आपको बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था तो बेसिकली दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में किया गया था। तो ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बनाई गई थी। हमेशा आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूं दोस्तों की जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आपके बेसिकली 1951 से लेकर 56 के बीच चला था। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था ना उसमें से कितने परसेंट की लक्ष्य रखा था और कितने परसेंट की प्राप्ति हुआ था। जो बेसिकली याद रखना कि 2.1% की लक्ष्य रखा था और 3.6% की प्राप्ति हुआ था। और पहली पंचवर्षीय योजना जो बेसिकली 1951 से 56 के बीच में चला था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हैरा डोमर मॉडल पे आधारित आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बेसिकली आपके एग्रीकल्चर पे आधारित आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो बेसिकली 1956 से लेकर 61 के बीच उनका कार्यकाल रहा था। अगर मैं बात करूं साथीगण कि उनका जो लक्ष्य रखा था ना सो 4.5%। और अगर मैं उनकी प्राप्ति की बात करूं तो 4.2%। ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो बेसिकली 1961 से लेकर 66 के बीच था। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा तृतीय पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5.7% की 5.6% की लक्ष्य रखा था, लेकिन दोस्तों कितना प्राप्त हुआ था 2.5 जो कि परसेंट प्राप्त हुआ था। जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन था तो तीसरा पंचवर्षीय योजना था जो बेसिकली 5.6% लक्ष्य रखा था, उसमें से 2.5% प्राप्ति हुआ था। वहीं दोस्तों फोर्थ पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपके 1967 से लेकर 74 के बीच में दोस्तों आपको चला था। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो कि 5.7% की लक्ष्य रखा था, 3.3% की प्राप्ति हुआ था। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन के साथ अगर साथीगण आपको एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना है ना। और अगर साथीगण आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहाँ इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा या सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। बेसिकली कौन से आर्टिकल में कहा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 154 में कहा गया है
कि जितने भी आपके अधीनस्थ अधिकारी होगा ना, उन्हीं के द्वारा या सीधे उनके द्वारा किया जाएगा। अगर साथीगण मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें से 124 आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन बेसिकली कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो बेसिकली 124 में। अगर साथीगण मैं 214 की बात करूं तो 214 में बेसिकली कहा गया कि हाई कोर्ट का गठन। यहाँ पे दोस्तों 124 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, लेकिन वहीं 224 में कहा गया कि हाई कोर्ट का गठन। ये दोनों पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं 226 की बात करूँ साथीगण, उसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपके आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट आपके आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और वहीं आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखना है। अगर मैं 263 की बात करूं साथीगण, तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हमारे संविधान आर्टिकल 263 में कहा गया है। अगर मैं 266 की बात करूं साथीगण, तो बेसिकली संचित निधि के बारे में कहा गया है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर मैं 267 की बात करूं दोस्तों, तो आकस्मिकता निधि के बारे में आर्टिकल 267 में कहा गया। ये भी बेसिकली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपकी ग्रुप डी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी जनगणना से संबंधित हो, क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो बेसिकली अब मराठी आ जाएगा। अगर मैं अभी बात करूं दोस्तों कि आपके भारत में अभी वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज जो कि 11 है। दोस्तों मैं आप सबसे कह रहा हूं कि 11 का 11 क्लासिकल लैंग्वेज आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि तमिल जो सबसे पहले जोड़ा गया था, जो अगर मैं बात करूं 2004 में, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं संस्कृत की बात करूं साथीगण, तो 2005 में, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं तेलुगु की बात करूं साथीगण, तो 2008 में, ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ की मैं बात करूं साथीगण, तो बेसिकली आपके 2008 में। अगर मैं मलयालम की बात करूं दोस्तों 2013 में। ओडिसी की मैं बात करूं 2014 में। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में 5 ऐसे जो 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज को शामिल किया गया था, जिसमें से मराठी 2024, पाली 2024, प्राकृत 2024, असमिया 2024 और बंगाली 2024। ये जितने भी दोस्तों 5 आपको एक्स्ट्रा आपके क्लासिकल लैंग्वेज जो आपको बेसिकली ध्यान रखना, आपके 2024 में पूछा जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी दोस्तों 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। ये भी बेसिकली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। हमेशा इंपॉर्टेंट आपके गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, गोवा मुक्ति बेसिकली 1961 पुर्तगाली से मुक्त हुआ था, जो बेसिकली आपको याद रखना है। लेकिन साथीगण 19 दिसंबर को एक शहादत दिवस भी बेसिकली मनाया जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया था। 22 दिसंबर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जो आप सभी मेरे साथी से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर मैं 21 दिसंबर की बात करूं, तो विश्व ध्यान दिवस के रूप में 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर मैं 20 दिसंबर की बात करूं साथीगण, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 10 दिसंबर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो बेसिकली मेघालय में कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं ना, हर एक क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी का मैं सिस्टमैटिक तरीके से 2022 का पेपर करवा रहा हूँ। उनसे संबंधित जितना भी दोस्तों एक्सप्लेन लग रहा है, मैं खोज के आपकी ग्रुप डी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन ला रहा हूँ। आइए दोस्तों कुछ चर्च से इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं सेंट ऑफ कैथेड्रल की बात करूं, तो बेसिकली भारत के कोलकाता राज्य में चर्च है, जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर मैं क्राइस्ट चर्च की बात करूं, जो बेसिकली आपकी ग्रुप डी में पूछा गया था, तो आपके कहाँ है, तो बेसिकली शिमला में है।
अगर साथीगण मैं सेंट जॉन कैथेड्रल की बात करूं तो ये बेसिकली आपके धर्मशाला है, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर मैं ऑल सेंट चर्च की बात करूं तो बेसिकली कुन्नूर में है, ये भी बेसिकली याद रखना है। और अगर साथीगण सेंथोम बेसिलिका चर्च की मैं बात करूं तो आपके बेसिकली चेन्नई में है। दोस्तों इतना से ज़्यादा आपके चर्च से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप याद रखना। फिर से कह रहा हूँ, सेंट ऑफ कैथेड्रल चर्च कोलकाता, क्राइस्ट चर्च बेसिकली शिमला, और सेंट जॉन कैथेड्रल बेसिकली धर्मशाला। और वहीं अगर मैं बात करूँ साथीगण की ऑल सेंट चर्च कुन्नूर, और अगर मैं बात करूँ अंतिम तो सैंथोम बेसिलिका चर्च बेसिकली चेन्नई में, आपको ध्यान रखना साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा कर्क रेखा से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ओडिशा से नहीं गुजरता है, आज त्रिपुरा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। आप एक ट्रिक को आदि होगा ना कि मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें से आपके गुजरात आ जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश आ जाएगा दोस्तों, आपके राजस्थान आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, और साथ ही त्रिपुरा। ये 8 का नाम आपको बेसिकली ध्यान रखना है दोस्तों। इसी तरह से आपके एग्जाम में मानक रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक रेखा बेसिकली 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो हमेशा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनता है। अगर मैं बात करूं मानक रेखा का अगर ट्रिक, तो यूपी में आंधी से छत उड़ा बेसिकली आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यूपी में आंधी से छत उड़ा, यानी यू से यूपी, में से मध्य प्रदेश, और आंधी से छत उड़ा, ठीक है, आ से आंध्र प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और उड़ से उड़ीसा। आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में मानक समय रेखा से और कर्क रेखा से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से भागों में पंचायतों से संबंधित है। दोस्तों भाग 8 नहीं, अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग 9 में पंचायतों से संबंधित है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं भाग 8 की बात करूं तो बेसिकली राष्ट्रीय राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में कहा गया है, जो बेसिकली 239 से लेकर आपके 242 के बीच में आर्टिकल कहा गया, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं भाग 11 की बात करूं तो संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के बारे में कहा गया है, जो आपकी बेसिकली 245 से लेकर 263 आर्टिकल के बीच में कहा गया है। भाग 9 दोस्तों बेसिकली आपके पंचायत से संबंधित है, जो आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जिक्र किया गया है। और वहीं अगर भाग 9 ए में बात करूं तो नगर पालिका से संबंधित है, जो बेसिकली 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनके बारे में कहा गया, जो आपको बेसिकली याद रखना है। भाग 5 साथीगण जो आपकी संसद के बारे में कहा गया, जो आर्टिकल 89 में संसद का जिक्र किया गया, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, अगर मैं उनका नाम पूछूं तो बेसिकली आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो अरावली पर्वतमाला आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो बेसिकली गुरु शिखर आ जाएगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, आपको बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर से निकलती है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से निकलता है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके त्र्यंबकेश्वर से आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा गोदावरी से संबंधित उनके सहायक नदी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं हर एक क्लास में अगर गोदावरी आता तो आपके सहायक नदी से रिवीजन जरूर करवाता हूँ। आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि पूर्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, परिणहिता जो आपकी सहायक नदी है, इंद्रावती ये भी सहायक नदी है, सबरी ये भी सहायक नदी है, और आपके पैनगंगा और वैनगंगा ये भी आपको बेसिकली याद रखना है। एटलीस्ट आपको 6 गोदावरी के सहायक नदी को याद रखना है, जो बेसिकली त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि CRR नगद आरक्षित अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक का मूल्य बेसिकली क्या होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, तो 6.67 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। साथीगण अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक जरूर करना है ना। आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन को छांटता हूँ, उनका एक्सप्लेन ढूंढता हूँ, है ना,
तब जाके दोस्तों वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। मेहनत लगता है दोस्तों, आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों, तो नामी में गंगा कार्यक्रम जो शुरू किया गया था। गंगा नदी के सहायक नदी की अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं तो यमुना आपको याद रखना है, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी महानदी और सोन और तमसा, ये जितने भी मैं आपको गंगा नदी के सहायक नदी कहा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः कह रहा हूँ, यमुना, साथ ही रामगंगा, साथ ही सरयू, साथ ही गंडक, कोसी महानदी, सोन और साथ ही तमसा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि स्पष्ट लागत बेसिकली क्या होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्पष्ट लागत लाभ की गणना करने के लिए यह एकमात्र आवश्यक लागत है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करता है। जो बेसिकली दोस्तों आपके पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है कि स्पष्ट लागत बेसिकली उसे कहते हैं कि लागत के गणना करने के लिए एकमात्र आवश्यक लागत है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जो बेसिकली आर्टिकल 21 में कहा गया, जीवन जीने का अधिकार है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आर्टिकल 22 में कहा गया दोस्तों गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण की मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 23 में कहा गया दोस्तों जितने भी मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के बारे में आर्टिकल 23 में कहा गया। आर्टिकल 24 में कहा गया कि जितने भी बच्चा चाहे 14 साल से नीचे उसे भारी उद्योग में काम पे नहीं रखना है, जो बेसिकली आपको ध्यान देना। आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा दोस्तों, और वहाँ से दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए बेसिकली हरिजन जो सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की योजना आयोग के स्थान को की गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लॉन्च के साथ 1 अप्रैल 1951 की योजना जो बेसिकली शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 15 मार्च 1950, जो बेसिकली आपको याद रखना। हमेशा योजना आयोग से प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, 12 के 12 पंचवर्षीय योजना आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों। मैं हर एक बार दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार और अधिनियम पेश अधिनियम बेसिकली कब पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1996 आ जाएगा, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो सतलुज और काली आ जाएगा, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। हमेशा आपकी कुमायूं हिमालय से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद आ जाएगा। अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना इनसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादू टोना मंत्र इन सभी किस वेदों में उच्चारण होता है। बेसिकली अथर्ववेद में। सामवेद बेसिकली संगीत से संबंधित है। अजुर्वेद बेसिकली गद और पद से संबंधित आपके अजुर्वेद है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग 1960 में स्थापित एक स्वच्छता शैक्षणिक संस्थान है। इसका बेसिकली मुख्यालय कहाँ पे है, तो आगरा आ जाएगा, जो बेसिकली दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और दोस्तों एक रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना मेरे लिए। दोस्तों अगर आपको क्लास मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक रिव्यू जरूर करना, और आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे साथीगण का।